Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of electric field and charges chapter. ये क्लास 12 फिजिक्स का हमारे पास चैप्टर है, तो कुछ PYQs इसके सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है? 2 पॉइंट्स चार्ज A एंड B हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड, उनको रखा गया है सर्टेन डिस्टेंस, मतलब एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस दूरी पे रखा गया है। उनके बीच में एक फोर्स एक्ट भी कर रही है जो कि क्या दे रखी है? F। अगर 25% चार्ज किसका A का ट्रांसफर कर दे B में, तो हमें बताना है कि अब इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कराने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें जो है इस चैप्टर से रिगार्डिंग वो बताना चाहूंगी, ताकि जो है आगे भी कोई अगर PYQ आए तो उसमें मदद मिले। देखो चैप्टर का नाम हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ चार्ज, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड की, वही उस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी। मैग्नेटिक फील्ड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हालांकि, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये भी हमारे पास चैप्टर है। चार्ज अगर रेस्ट पे हो, तीन कंडीशन हो सकती है भैया, तो चार्ज रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं या फिर एक्सीलरेटेड है। ठीक है, तीन ही हो सकते हैं। तो देखो अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होगी, बिल्कुल होगी। मैग्नेटिक फील्ड वहां पे नहीं होगी, ना EM वेव होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है तो भाई इसमें तीनों चीजें होंगी। ऑब्वियसली कोई चीज पूरे मोशन में है तो उसमें काफी ज्यादा जो है एक्टिविटीज होती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसमें तीनों चीजें होंगी। और एक्सीलरेटेड है यानी कि मोशन में है अगेन, तो इसमें भी तीनों चीजें होंगी। रेस्ट की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है भाई, ये याद रखोगे, क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेस्ट की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज के पास होता है, लेकिन करंट मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। ठीक है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, बहुत बेसिक से बता रही हूँ। ठीक है, देखो एक हमारे पास होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होता है भाई, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें अगर आप बात करोगे क्यू नेट, इसमें जीरो आता है, यानी कि इसका जो चार्ज आता है नेट चार्ज वो क्या होता है? जीरो होता है इसके केस में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो मास होता है किसका? प्रोटॉन का। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वो जो है हमेशा मच 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 ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखनी है ये चीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज आता है भाई? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इस चैप्टर के लिए आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन के ऊपर, यानी कि पॉजिटिव उसके ऊपर चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आप देख सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे प्लस जो है पॉजिटिव साइन है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो है मास है उसमें क्या है, सॉरी चार्ज है उसमें क्या है, नेगेटिव साइन है। कुलाम लगा हुआ है, चार्ज की ऐसा यूनिट कुलाम होती है। अगर भाई किसी को ना पता हो तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी इसको इरेज करके। देखो भाई कुछ चार्ज और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बताऊं, तो पॉजिटिव अगर आपको दिख रहा है इसका मतलब ये है कि वहां पे क्या है, डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज है तो मतलब क्या है कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जो है काफी ठीक ठाक मात्रा में वहां पे, यानी कि आप इसको लिख सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें लिख सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसा यूनिट कूलम में बता दिया। और एक और यूनिट होती है भाई जिसका नाम होता है फ्रैंकलाइन। अब फ्रैंकलाइन को हम ESU से आपको लिखा दिख जाता है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। हाँ, ऐसा पूछा जाए कि भाई स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है चार्ज की, तो फ्रैंकलाइन होती है। और EMU या फिर फेरेडे अगर आपको दिखे तो समझ लेना कि वो क्या है, लार्जेस्ट यूनिट है। तो मैंने आपके काफी सारे PYQs तैयार करा दिए, यहाँ पे भी क्वेश्चंस अगर बाई चांस ऐसे आते हैं थ्योरी बेस्ड तो वो भी मैंने बता दिए हैं। कुछ और बेसिक बातें बता देती हूँ ताकि मदद मिल सके। अगर सेम चार्ज है भाई, सेम चार्ज हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। जैसे प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे के दूर जाएंगे, जबकि अगर ये क्या होंगे, ये शायद आपको पता भी होगा, ऐसे कोई नई बात नहीं बताई मैंने। अपोजिट चार्ज होंगे, यानी प्लस नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर एंड जो सिमिलर हैं वो रिपेल ईच अदर। ठीक है,
और नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वांटाइज्ड होता है भाई, चार्ज हमेशा नेचर में क्वांटाइज्ड होगा। कैसे, इसका क्या फॉर्मूला होगा देखो, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है, और n के प्लेस पे हमेशा क्या होता है भाई, n इज इक्वल टू 1 0 1 2 3 4, कोई भी कुछ भी नंबर हो सकता है, ये आप जानते हो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, क्या एक दो पॉइंट और बता देती हूँ। देखो चार्ज जो होता है, कोई भी चार्ज, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व किया जाता है, मतलब कि ना तो चार्ज कभी क्रिएट कर सकते हैं हम, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, ठीक है। और चार्ज जो है कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता, और लेकिन मास जो है बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे न्यूट्रल बॉडी का एग्जांपल आप ले सकते हो कि उसमें क्या है, चार्ज नहीं होता, खाली मास होता है, ठीक है, क्योंकि नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, लेकिन उसमें मास तो होता है। तो भाई चार्ज कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास जो है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। एक जो चार्ज है वो दूसरे अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है भाई, कैसे, इंडक्शन या फिर ग्रेविटेशन के थ्रू, ठीक है। चार्जिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, चार्जिंग के दौरान मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। अब मैं आपको जो है अपने मेजर क्वेश्चन की तरफ लेके चलती हूँ। बाकी भाई आगे जो जिस प्रकार का क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ बताने लायक बातें होगी तो मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी, और मैं आपको जो है क्वेश्चन भी डिटेल में सोल्व करके बताऊंगी, उसी से काफी मदद मिल जाएगी। क्योंकि देखो ये चैप्टर जो है इसमें डेरिवेशंस ज्यादा है, आप भी जानते हो, आपने पढ़ा होगा डेरिवेशंस का चैप्टर है, तो वो हमारे क्वेश्चंस में साथ के साथ आती रहेगी। मैं पूरे चैप्टर की डेरिवेशन तो नहीं बता सकती आपको, बेसिक बातें कुछ मैंने आपको बता दी है। देखो हमें पता है एक फॉर्मूला हमारे पास होता है इसमें, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, इससे फेमिलियर हो गए। तो हमारे पास क्या गिवन है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच का क्या है, रेडियस है। तो अगर 25% जो है चार्ज किसका, ऑफ चार्ज ए ट्रांसफर टू बी, यही दे रखा हमें क्वेश्चन में, ट्रांसफर टू बी, देन देखो मैं आपको डिटेल में ही सोल्व करके बताऊंगी सारे क्वेश्चंस, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, चार्ज ऑन क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू माइनस क्यू अपॉन 4, ठीक है, 25% यानी उसका चौथा हिस्सा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3Q अपॉन 4। इसको सोल्व करके इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3Q अपॉन 4। और QB के केस में क्या आएगा, माइनस Q, क्योंकि B के पास तो ट्रांसफर हुआ है तो इस वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। यहाँ से तो भाई A ने तो जो दे दिया लॉस हो गया, तो यानी माइनस साइन, ठीक है। ये चीजें समझना, मैंने क्यों माइनस लगा दिया, क्यों यहाँ प्लस लगा दिया, कभी आपको कंफ्यूजन रहे तो मैं बता रही हूँ कि भाई चार्ज A ने ट्रांसफर कर दिया, यानी ए का तो कुछ ना कुछ चार्ज कम हुआ, तो यहाँ पे इस वजह से माइनस लगाया। बी के पास ट्रांसफर हुआ, बी ने उसको लिया है, इस वजह से यहाँ पे प्लस आएगा, अपॉन यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस 3Q अपॉन 4 सोल्व करके, ठीक है। तो अब देखो क्या आएगा, यहाँ पे F1 अगर फोर्स 1 निकाल लें, अब KQA यानी दोनों का चार्ज अपॉन आर का स्क्वायर, आप जानते हो। यहाँ पे दोनों की वैल्यूज पुट करोगे, के ए की भी बी की भी, जो ए की ए निकाल ली, बी की ए निकाल ली, आपने यहाँ पे आप उनको पुट करोगे, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 9 अपॉन 16 KQ अपॉन आर का स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हो 9F अपॉन 16। तो ये आपके पास क्या है, इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो यानी कि हम देख लेंगे अब करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, काफी बेसिक और इजी क्वेश्चन था ये फर्स्ट हमारे पास। करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। दो मेटल स्फीयर हैं, एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस क्या है, 2r है। हैव द सेम सरफेस चार्ज, उनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा यानी कि वो सेम है। दे आर ब्रोट इन कॉन्टेक्ट, उनको पहले तो भाई कॉन्टेक्ट में ला दिया दोनों को, उसके बाद दोनों को अलग कर दिया। तो व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन देम, तो अब उनके पास जो है कौन सी नई सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो बतानी है। क्या हुआ भाई, दो मेटल के स्फीयर हैं, एक का रेडियस कैपिटल आर है, दूसरे का रेडियस 2 कैपिटल आर है, ठीक है।
सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है तब तक उनके पास। फिर क्या किया भाई, उनको पास लेकर आए, कांटेक्ट में लाए उनको, प्रोटीन कांटेक्ट, और उसके बाद उनको दोनों को अलग कर दिया। एक बार पास लाकर दोनों को अलग कर दिया। अब उनके ऊपर क्या चार्ज डेंसिटी जो है नई वाली होगी वो हमें यहाँ पे बतानी है सोल्व करके। तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है, अभी कर लेंगे। स्पेस बना लेते हैं सबसे पहले। देखो भाई Q1 हमारे पास क्या है, सिग्मा 4 पाई R1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है स्फीयर का, ठीक है, सिग्मा 4 पाई R का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 दे रखे तो R1 पुट करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सिग्मा 4 पाई R का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिग्मा ये अपना चार्ज 2, हम यहाँ पे R2 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 2R, यहाँ पे एक का हमारे पास R था, दूसरे का 2R था, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना इन चीजों को। यहाँ इसको सोल्व करेंगे, आएगा सिग्मा 16 पाई R का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, देखो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू क्या आएगा, R अपॉन 2R। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, R अपॉन, एक मिनट क्या हो गया, यानी इधर R अपॉन 2R, ठीक है, R अपॉन 2R, यानी कि हम इसको सोल्व करेंगे। Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2Q1, क्योंकि R से R यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। Q2 इज इक्वल टू 2Q1 आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे फर्दर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यानी नए वाले की बात करेंगे, आएगा 20 सिग्मा पाई R का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 16 प्लस 4 क्या होगा, इज इक्वल टू 20, क्योंकि सबसे पहले हम उसको कॉन्टेक्ट में लाए थे। कॉन्टेक्ट में लाते ही दोनों का जो चार्ज है, मतलब दोनों का जो स्फीयर है वो एक साथ मतलब मिलकर ऐड हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों का चार्ज मिलके कितना हो गया, 20। एक बार तो उनको कॉन्टेक्ट में लाए, उसके बाद देखो भाई ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दो। दोनों इक्वेशन से मिलाकर क्या आएगा, Q1 इज इक्वल टू 20 अपॉन 3 सिग्मा पाई R का स्क्वायर, यानी कि सिग्मा 1 क्या आएगा, नए वाला सिग्मा 1 क्या आएगा, 5 अपॉन 3 म्यू। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 5 अपॉन 3 म्यू, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं Q2 डैश की, तो 40 अपॉन 3 सिग्मा पाई R का स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो सेकंड की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 6 सिग्मा, ठीक है। यानी कि नए जो चार्ज डेंसिटी थी दोनों के ऊपर नई वाली, वो हमने यहाँ पे निकाल ली है, ठीक है। यहाँ पे 40 क्यों आया भाई, आपको पता होना चाहिए, Q2 में 2 दे रखा था, 2 इंटू 20 करोगे कितना आ जाएगा, 40 आएगा। इसमें सिर्फ R था, तो यानी कि 20 इंटू 1 कितना हो गया, 20। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में, जो हमारे पास कंडीशंस गिवन थी हमने सिर्फ वही अप्लाई की है। तो यानी कि आंसर इसका क्या होगा करेक्ट, फर्स्ट ही है, राइट, 5 अपॉन 3 और 5 अपॉन 6, तो फर्स्ट हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। क्या दे रखा है, सपोज करना है कि जो चार्ज है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिफर स्लाइटली, मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा अलग है, वो वेरी करता है। अगर वन ऑफ देम, उनमें से एक माइनस ई है, अदर दूसरा क्या होगा, ई प्लस डेल्टा ई होगा, ठीक है। अगर नेट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का उन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच का प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, उसको डी डिस्टेंस पे रखा गया है, जो कि एटॉमिक साइज से काफी ज्यादा बड़ा है, अपार्ट इज 0, और वो कितना होगा, जितने डिस्टेंस डी पे रखा है वो क्या है, अपार्ट इज 0। तो डेल्टा ई इज वो था ऑर्डर ऑफ, तो डेल्टा ई का ऑर्डर बताना है कि क्या होगा भाई, क्या चार्ज उसके ऊपर कूलम चार्ज आएगा। मास दे रखा है किसका, हाइड्रोजन का, यानी कि एमएच दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अभी सोल्व कर लेंगे जो है स्पेस बनाकर। देखो भाई जो नेट चार्ज है ऑन वन हाइड्रोजन एटम, यानी कि वो क्या है, माइनस ई प्लस डेल्टा ई, दोनों को मिलाकर क्या आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ई को। और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि एफ ई, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। दे रखी है हमें क्वेश्चन में ये चीज, ठीक है। जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
और हम लिख सकते हैं 1/4πε0, आप जानते हो फॉर्मूला डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल का क्या फॉर्मूला होता है, जी एम का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। मैंने दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया है। 1/4πε0 यहाँ पे हमारे पास दे रखा है डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। फर्दर इसको सोल्व करोगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू आ जाएगा एम डेल्टा जी अपॉन के। ठीक है, तो यानी कि आप लिख सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि 1/4π, ये बेसिक बात है, मैं अभी बता रही हूँ। 1/4πε0 की वैल्यू भाई के इक्वल होती है, यानी कि के इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। ये मतलब आगे भी क्वेश्चंस में काम आने वाली है चीज, तो अभी याद कर ले इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे तो क्या आएगा सोल्व करने के बाद, 1.67 मास दे रखा, 1.67 × 10⁻27। जी क्या दे रखा है हमारे पास, जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹9। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा भाई आपका अप्रोक्सीमेटली 1.436 × 10⁻37 कूलम। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो देख लेंगे कौन सा आंसर जो है मैच करेगा। तो बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, 37 था, -37 कूलम आया था हमारा, राइट। अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। देखो, दो आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर हैं जो सस्पेंड किए गए कॉमन पॉइंट से बाय क्या दो मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, मतलब जिनका वो मतलब स्ट्रिंग जो है उनका कोई खुद का मास नहीं है। ठीक है, उनसे दो आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर सस्पेंड किए गए, मतलब लटका दिए कॉमन पॉइंट से, इनिशियली एट अ डिस्टेंस डी। ठीक है, और लेंथ जो है डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफी बड़ी है, अपार्ट बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल, उनकी म्यूचुअल रिपल्जन के कारण। तो जो चार्ज है बिगेन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर, वो चार्ज जो है दोनों स्फीयर से लीक होना स्टार्ट हो गया एट अ कांस्टेंट रेट पे। एज अ रिजल्ट जो स्फीयर्स अप्रोच है एक दूसरे के लिए वो विद वेलोसिटी v, मतलब वो अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे, मतलब एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं स्फीयर एक वेलोसिटी v के साथ। तो v जो है वो वेरी करती है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर एज। तो हमें बताना है किस जो है कंटेक्स्ट में वो यहाँ पे वेरी करेगी। तो यहाँ पे स्पेस बना लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। देखो भाई, सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाएंगे हम, काफी जरूरी है ये। कॉमन पॉइंट O, दो चार्ज सस्पेंड किए गए। ठीक है, स्फीयर जो भी था वहां पे हमने यहाँ पे सस्पेंड कर दिया इससे। तो देखो ये इनके बीच का क्या हो गया, x डिस्टेंस। ठीक है, ये q चार्ज और ये भी एक q चार्ज, राइट। तो यहाँ पे अब आप देखोगे, अब यहाँ पे हमें देखना है कि इनके ऊपर कौन से, ऑब्वियसली कोई ना कोई फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो इस क्यू वाले की अगर हम देखें तो देखो हम यहाँ पे दो कंपोनेंट में इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ये तो आप जानते हो, एक होता है भाई टी कोस थीटा, एक जो वेक्टर में आप पढ़ते हो, ये इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं टी साइन थीटा में, राइट। तो यहाँ पे नीचे की तरफ कौन सी ग्रेविटेशनल फोर्स रखते हैं, यानी कि mg, ठीक है, ग्रेविटी के कारण। और इस साइड हमारे पास क्या लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी के क्यू का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, एक्स हमें देगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अब आप बीच में ये हमारा हो जाएगा टी। ठीक है, ये एंगल यहाँ पे थीटा और ये सिग्मा, इसको हम लिख देते हैं। अब देखो इसको अब सोल्व करने लगेंगे। फिगर से आपको क्या समझ आ रहा है भाई, जो टी कोस थीटा है वो mg के इक्वल है। टी कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है, mg। ठीक है, और टी साइन थीटा के क्यू, टी साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, राइट। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि टेंजेंट थीटा जो हमें दे रखा है यहाँ पे फिगर में, देखो ये अगर आप इस उसकी बात करोगे ट्राइंगल की, तो यहाँ पे क्या बनेगा, टेंजेंट पे है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ई अपॉन एम जी। एफ ई अपॉन क्या आएगा, एम जी, एफ ई अपॉन एम जी हमारे पास आ जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट ये क्या है, थीटा के इक्वल। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ ई क्या होता है भाई, के क्यू का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, और एम जी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अगर थीटा, क्योंकि थीटा ऑब्वियसली हमारे पास छोटा है, थीटा स्मॉल है,
यानी कि टेंजेंट थीटा की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा के इक्विवेलेंट, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2l, क्योंकि लेंथ क्या है 2 गुना थी भाई, डिस्टेंस से लेंथ काफी ज्यादा थी, तो 2l, तो यहाँ पे आप लिखोगे के क्यू का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर एम जी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2l। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा कि एक्स का स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है क्यू के स्क्वायर के, यानी ये 1, और जो x 3/2 अगर मैं इसको भी सोल्व कर दूंगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा q के। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन स्पेस बना लेती हूँ मैं, जहां तक आपको समझ आया होगा। डिफरेंशिएट करना इक्वेशन वन को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो लिखोगे 3x का स्क्वायर dx अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यानी कि dt नीचे आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2q dq अपॉन dt, लेकिन dq अपॉन dt क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर यानी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q के, रिप्लेस करना है q इक्वेशन 2 से, तो आएगा q x स्क्वायर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू पावर 3/2, या फिर आप लिख सकते हो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू पावर -1/2। अब देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आया है। तो भाई यहाँ पे फोर्थ का हमारे पास सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे अगर बाय 2 होता तो ये भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं था, तो ये गलत है, और ये हमारे पास सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। दो पिथ बॉल जो कैरी कर रही है इक्वल चार्ज, उसको सस्पेंड किया गया, जैसे पीछे हमने कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया था, ऐसे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया कॉमन पॉइंट से। ठीक है, बाय अ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल, जिसकी लेंथ क्या है, इक्वल है दोनों की। इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम, जो इनका इक्विलिब्रियम सेपरेशन है उन दोनों के बीच का, वो कितना है, r है। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। अब वो क्या हो गई, रिजिडली क्लैम्प्ड हो गई हाफ द हाइट, मतलब हाइट देखो यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है आपको, ये क्लैम्प होने के बाद का सिनेरियो। ठीक है, ये मतलब ऐसे आधी हाइट कम हो गई इसकी। इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बोल्स, अब इन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या होगा वो बताना है। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले वही चीजें यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, मैं यही बना के दिखा देती हूँ। ये होगा टी कोस थीटा, दो कंपोनेंट में हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, ये हो जाएगा टी साइन थीटा, राइट। ये इस साइड फोर्स एक्ट करेगी और इस साइड क्या लगेगी, एम जी। ठीक है, ये दो हमारे पास एंगल हो गए, थीटा और थीटा। अगर अब मैं दूसरे में बात करूँ तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो भाई, यहीं पे कर देती हूँ, टी कोस थीटा जो है वो एम जी के इक्वल दे रखा है, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ के इक्वल है, दे नहीं रखा हमने, यहाँ पे कंडीशन के अनुसार आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह बनाए हैं तो खुद बनाने हैं आपको, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वही पीछे वाले की तरह एफ अपॉन एम जी। ठीक है, फिगर से हमें क्या पता चला कि टेंजेंट थीटा जो है इज इक्वल टू क्या है, एफ ई अपॉन एम जी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एफ ई यानी कि आर अपॉन 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा की बात करूँ मैं यहाँ पे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, आर अपॉन 2, यानी कि रेडियस क्या हो गई अब इसकी हाफ हो गई, अपॉन वाई। ठीक है, रेडियस हाफ आधी की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, आर अपॉन 2, आर अपॉन 2 क्या होता है, आर होता है, आर अपॉन 2 अपॉन वाई हो गया टेंजेंट थीटा के प्लेस पे। यहाँ पे एफ ई के प्लेस पे लिखोगे के क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, और यहाँ पे एम जी के प्लेस पे एम जी नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हो एफ इज इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर होता है कूलम्ब्स लॉ से। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे वही आएगा आर का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई वाई। तो जब स्ट्रिंग जो है क्लैम्प्ड हो गई एट हाफ द हाइट, तो उसके कंडीशन में जो नए वाला क्या आएगा, आर डैश 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई अपॉन 2। अब यहाँ पे आधी हो गई, डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ, क्या आएगा, आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, आर अपॉन 3√2, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, आर अपॉन 3√2, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है हमारे पास, ए आएगा। ठीक है, ए।
नेक्स्ट बात करेंगे सिक्स क्वेश्चन की। एक चार्ज क्यू है जो कि रखा गया है सेंटर ऑफ लाइन पे, जो ज्वाइन कर रहा है दो इक्वल चार्जेस क्यू को। जो सिस्टम है तीनों चार्जेस का वो विल बी इन इक्विलिब्रियम। वो कब इक्विलिब्रियम में होगा? अगर क्यू जो है इक्वल हो जाए किसके? इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब क्यू किसके इक्वल हो जाए, ये बताना है कि इन्हें इसे जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेन करनी है। लेकिन ये बताना है कि भाई इक्विलिब्रियम में कब होगा। देखो जो सिस्टम ऑफ तीन चार्जेस है उनको हम इक्विलिब्रियम में कैसे बना सकते हैं? ए बी, ये यहाँ पे क्यू, ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? ये भी एक क्यू आ गया, ठीक है। ये बीच में स्मॉल क्यू, ठीक है। ये ओ पॉइंट मान लो इसको, यहाँ से यहाँ तक इसका आर डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक भी आर हो गया, ठीक है। तो देखो फॉर दिस, इसके लिए जो फोर्स होगी चार्ज ए और बी के बीच में, बी पॉजिटिव के बीच में, वो फोर्स बिटवीन चार्ज एट पॉइंट ओ एंड ईदर एट ए और बी इज जीरो, वो हमेशा क्या होगी भाई? इसकी जीरो होगी। फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। तो हम लिख सकते हैं भाई के क्यू का स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर प्लस में के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा? क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4। मैंने बताया जीरो होगी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया? बी आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की। दो मेटेलिक स्फेयर हैं, जिस एक का रेडियाई 1 सेंटीमीटर है एंड 3 सेंटीमीटर, मतलब एक पहले का ये है दूसरे का ये है। गिवन चार्जेस, दोनों का चार्ज दे रखा है रिस्पेक्टिवली। अगर ये जो है कनेक्ट किए गए कंडक्टिंग वायर से इन दोनों को कनेक्ट किया गया, तो फाइनल चार्ज बताना है बिगर स्फेयर पे क्या होगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा जो है स्पेस बना लेंगे इसको सोल्व करने के लिए। एक भाई पहले मैं आपको कंडक्टिंग वायर का जिक्र आ गया तो मैं आपको कंडक्टर्स, कुछ बच्चों को शायद ना पता हो या कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो सकता है, भूल गए हो। कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताना चाहूंगी। कंडक्टर क्या होते हैं? जैसे कंडक्टिंग वायर आया तो मेरे को ध्यान आ गया। कंडक्टर क्या होता है? देखो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम्स के, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम्स के, वो क्या हो सकते हैं? कैन बी इजिली रिमूव्ड। उनको इजिली जो है वो रिमूव हो सकते हैं। कहाँ से? एटम से। इजिली रिमूव्ड फ्रॉम द एटम्स एंड मूव्ड अबाउट इन, और वो कहाँ चले जाते हैं? मतलब मूव्ड अबाउट इन कंडक्टर, कंडक्टर में इजिली क्या है? फ्रीली मूव करते हैं। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एटम में से इजिली रिमूव हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर में क्या होता है भाई? जो इंसुलेटर में इवन जो लूजेस्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा ना, मतलब बिल्कुल लूजेस्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब बिल्कुल जो ऐसे टाइटली बाउंड नहीं है, मतलब ऐसे नॉर्मली है कि भाई अगर कंडक्टर के केस में वो चीज होती तो वो बिल्कुल इजिली रिमूव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी होगा वो भी इतना टाइटली बॉन्ड मतलब बॉन्डेड होता है कि उनको टू बी इजिली रिमूव फ्रॉम द एटम, कि हम उसको इजिली रिमूव नहीं कर सकते उसके एटम में से, ठीक है। इंडक्शन इन वेरी स्मॉल अमाउंट, जो भाई इंसुलेटर जो इंडक्शन होती है हमेशा वो काफी स्मॉल अमाउंट में होती है। कंडक्शन हमेशा कंडक्टर्स के साथ केस में होती है, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक में नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अपनी मेजर क्वेश्चन की बात करेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया दोनों के बीच में। बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जो है दोनों स्फीयर का वो सेम हो जाएगा अगर जो चार्ज होगा स्फीयर पे 1x एंड अदर स्फीयर q माइनस एक्स। देन हम क्या लिख सकते हैं? जहाँ पे q क्या होगा? 4 इंटू 10⁻⁻2 कूलम विच इज गिवन। v1 इज इक्वल टू, यानी पोटेंशियल दोनों का सेम है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे के क्यू अपॉन के एक्स अपॉन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू के क्यू माइनस एक्स। मैंने बताया था अभी पर यही लिखेंगे 3 सेंटीमीटर जो दे रखा है। सोल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू क्यू माइनस एक्स
क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू क्यू, यानी q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं q अपॉन 4। तो यानी कि q क्या है यहाँ पे हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻2 दे रखा अपॉन 4 कूलम, यानी सोल्व करोगे 1 इंटू में 10⁻⁻2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि q डैश इज इक्वल टू क्या लिखोगे q माइनस एक्स यानी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻2 कूलम, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था। करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या आया है बी मैच कर रहा है हमारा आंसर। नेक्स्ट है दो पॉजिटिव आयंस है कैरी कर रहे हैं एक चार्ज Q आर सेपरेटेड, उसको वो जो है डिस्टेंस d से सेपरेट हुए हैं। अगर F जो है फोर्स है जो रिपल्जन फोर्स है वो उनके बीच की F है आयंस के बीच की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं जो कि ईच आयन मतलब हर एक आयन से जो है मिसिंग है, E बीइंग द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और E जो है E को चार्ज मान लेना है उस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो सोल्व करेंगे इसको हम। हालांकि यहीं पे कर देते हैं, इतना स्पेस बनाने की जरूरत भी नहीं है। देखो लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग, हम n मान लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन मिसिंग है उसको हम n मान लेते हैं, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। अब आप जानते हो फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर, बिल्कुल रट लो इस फॉर्मूले को, रट लो, ठीक है। Q इज इक्वल टू सोल्व करोगे क्या है, Q इज इक्वल टू क्या होगा 4πε0 डी का स्क्वायर इंटू एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n, ई क्या है चार्ज है, ठीक है यहाँ पे। तो आप इसको सोल्व करोगे n को बाहर निकाल लोगे, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √4πε0 एफ डी का स्क्वायर अपॉन ई का स्क्वायर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या आया है सी, ठीक है। सी क्या है करेक्ट ऑप्शन, इजी था बिल्कुल। 9th क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड जो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक हाइड्रोजन एटम एक सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, जिसका क्या है सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, कितना रेडियस है आर, ठीक है। तो कूलम्ब फोर्स यानी एफ बताना है बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में जो भी कूलम्ब फोर्स होगी वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो कर लेंगे सोल्व भाई, यहीं पे कर देती हूँ। देखो जो चार्ज है यानी कि -e ऑन इलेक्ट्रॉन एंड E यानी पॉजिटिव किस पे होता है ऑन प्रोटॉन, मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी ये बात, वो एक्सर्ट करते हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच का। ऑब्वियसली नेगेटिव और पॉजिटिव यानी अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी बात मैंने आपको बताई। तो देखो भाई बेसिक्स क्लियर होने का इतना फायदा होता है, कहीं ना कहीं वो चीजें अप्लाई हो ही जाती हैं, ठीक है। गिवन बाय तो हमारे पास क्या आएगा फोर्स, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू के -e प्लस e, ठीक है, अपॉन आर का स्क्वायर, आर का वेक्टर आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे -ke का स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब आर वेक्टर, तो आपके पास आंसर क्या आएगा इसमें डी, यानी कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ई का स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब, ये रहा डी आपका यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे 10th क्वेश्चन की, जब एयर को रिप्लेस किया गया एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से जिसका फोर्स कांस्टेंट क्या था के, तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों चार्जेस के बीच की क्या होगी जो कि एक डिस्टेंस से सेपरेट हुई है वो बताना है यहाँ पे हमें, ठीक है। इजी है भाई, देखो यहाँ पे कर देती हूँ। अगर मैं एयर की बात करूं, इन एयर जो फोर्स होगी एयर पे वो कितनी होगी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। और मीडियम में अगर मैं बात करूं FM इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन के आर का स्क्वायर, ठीक है। मीडियम में यहाँ पे क्या आएगा एयर में नहीं आता, ठीक है। दोनों को इक्वेट करोगे FM अपॉन F एयर इज इक्वल टू आएगा 1/k, के का ही डिफरेंस है यहाँ पे, बाकी सब सेम है। तो यानी FM यानी मीडियम में इज इक्वल टू क्या आएगा F एयर अपॉन के, यानी कि ये डिक्रीज कितने टाइम्स के टाइम्स डिक्रीज करेगी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डिक्रीज के टाइम, यानी कि ए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे 11th क्वेश्चन की, जो पॉइंट चार्ज है +4Q -Q और एक +4Q अगेन
kept on the x axis at points x is equal to 0, a और 2a रिस्पेक्टिवली। देन आगे बताना क्या होगा, ये आप समझ गए होगे क्या बताना चाहे इस क्वेश्चन में। नेट फोर्स जो होगी ईच ऑफ चार्ज में ड्यू टू अदर चार्ज, दूसरे चार्ज के कारण जो नेट फोर्स होगी हर एक पे वो 0 हो जाएगी। एक पीछे भी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। तो हाउएवर जो डिस्टर्बेंस होगी किसी भी डायरेक्शन में, अदर मतलब कोई भी अदर डायरेक्शन में, देन अलोंग द लाइन ऑन विच द चार्ज लाई, मतलब जिस लाइन पे वो चार्ज लाई कर रहा है उसको छोड़ के कोई और डायरेक्शन होगी, वो कभी भी चार्ज को रिटर्न नहीं करेगी, विल नॉट मेक द चार्ज रिटर्न। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी होगा, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 12th क्वेश्चन की। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस जिसका 10 सेंटीमीटर है, चार्ज है 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैग्नीट्यूड बताना इलेक्ट्रिक फील्ड का एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर से जो है एक पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट जो 15 सेंटीमीटर दूर पॉइंट पे है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है इस क्वेश्चन में हमें। तो कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे इसको स्पेस बनाकर। देखो, इफ द चार्ज ऑन अ स्फीरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर वो क्या है, क्यू दे रखा है हमें, क्यू है, देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर होगा फ्रॉम सेंटर, वो क्या होगा भाई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर में सेंटर ऑफ स्फीयर से वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁴। मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, इज इक्वल टू के होता है और के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। मैंने आपको बोला था ये चीज याद रखनी है, ठीक है, क्वेश्चन में काम आएगा। इंटू क्यू क्या है 3.2 × 10⁻⁷ अपॉन क्या आ जाएगा 225 × 10⁻⁴। सोल्व करोगे क्या आंसर आएगा 0.128 × 10⁻⁶, यानी कि अप्रोक्स इसका आंसर आ जाएगा 1.28 × 10⁻⁵। अप्रोक्स नहीं है, एग्जैक्ट आंसर आएगा न्यूटन पर कूलम। यानी कि अब देख लो कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। 12th का हमारे पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, दो पैरेलल इन्फिनाइट लाइन चार्जेस हैं। पैरेलल यानी एक दूसरे के आमने सामने जो होते हैं, इन्फिनाइट मतलब कि बहुत बहुत ज्यादा, जिसका साइज काफी बड़ा हो। लाइन चार्ज जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस इसकी एक की प्लस है और एक की माइनस है, माइनस लैम्डा, प्लेस्ड एट एक डिस्टेंस 2r पे रखी गई हैं फ्री स्पेस में। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मिडवे बिटवीन टू लाइन चार्जेस, इन दोनों के बीच का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है बीच में, बिटवीन दो लाइन जो है चार्जेस के बीच का मिडवे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, सोल्व करेंगे, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि ये एक बिल्कुल सेम डेरिवेशन भी है। ठीक है, तो डेरिवेशन भी होगा, क्वेश्चन भी, दोनों चीजें एक ही साथ हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज क्या होता है भाई, E1 लैम्डा 2πE0r। ये फॉर्मूला है जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
और दूसरे की अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेम वही चीज, तो दूसरे में हमारे पास सेम फॉर्मूला आएगा, बस 2 यहाँ पे अप्लाई कर देना, 2 पाई ई नोट आर आई नोट आई, और यहाँ पे क्या है ई नोट आर है ये, ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको वही डायग्राम मैंने बना दी थी ये चीज़, तो पहली इसमें एक की प्लस है एक की नेगेटिव है, ठीक है, ये पहली ये दूसरी, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है आर है, ठीक है। और देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो किस डायरेक्शन में लगेगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी, दोनों की। क्यों लगेगी भाई, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, ये चीज मैं आपको बता देती हूँ, प्रॉपर्टीज में होती है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो हमेशा मूव करता है चार्ज वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव यानी इस साइड, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अब इन दोनों को आप सोल्व करोगे, क्या निकल के आएगा, ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों को सोल्व करोगे आ जाएगा पाई, ये अपना लैम्डा अपॉन पाई ई नोट आर आई नोट, ठीक है। ये इक्वेशन वो अपनी डेरिवेशन भी है सेम, बिल्कुल सेम डेरिवेशन भी है, तो ये बिल्कुल ईजी है, दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों का नेट निकालना है। तो 13th में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा वो सी आएगा। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, एक होलो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है वो, ठीक है, अच्छे से चार्ज भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है स्फीयर के कारण एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इज, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, 0 होगी, क्योंकि आर इंक्रीज होगा 4, अगर आर यहाँ पे ग्रेटर देन आर होगा तो डिक्रीज एज आर इंक्रीजेज 4r, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि चार्ज Q जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे सरफेस ऑफ होलो मेटल स्फीयर पे। और भाई मैं आपको बता देती हूँ होलो मेटल स्फीयर का जिक्र है और वहाँ पे यूनिफॉर्मली लिख दिया जाए तो वहाँ पे हमेशा 0 हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, PYQ जितने मैंने कराए हैं वो आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।